This call is now being recorded. And This call is good now afternoon, taking place. गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड तो आफ्टरनून मैम। हम लोग शुरू करने जा रहे हैं विवाह पर अपना क्लास। तो जो बेसिक होगा और बेसिक टू एक्सपर्ट हम लोग बनते चले जाएंगे। हमने पहले भी विवाह पढ़ा है कई बार, और इसमें हम लोग क्या करेंगे और थोड़ा सा पहले बेसिक बेसिक पढ़ेंगे और फिर गहराइयों में उसके उतरते चले जाएंगे। तो ये मेरे पास जो पहला लेक्चर मैं आप लोगों को बता रही हूँ, इसमें सबसे पहले आएगा कि क्या इम्पोर्टेंस है, विवाह का ज्योतिषीय महत्व क्या है। क्या ये विजिबल है आप लोगों की स्क्रीन? यस मैम। तो पहली बात आती है कि विवाह का अर्थ क्या है। विवाह केवल दो व्यक्तियों का सामाजिक या कानूनी बंधन नहीं है, बल्कि ज्योतिष में देखा जाए तो वैदिक दृष्टि से ये एक धार्मिक संस्कार है। जब हम 16 संस्कारों की बात करते हैं तो ये प्रमुख संस्कार होता है। कौन सा? विवाह, जिसका उद्देश्य क्या है? धार्मिक भी है, आर्थिक भी है, काम भी है और अंततः मोक्ष की प्राप्ति में सहयोग देना भी है। जब भी ज्योतिष में क्या महत्व होता है विवाह का, इसको हम लोग ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। गृहस्थ आश्रम का प्रारंभ विवाह से ही होता है। प्लीज को जिसका माइक अनम्यूट म्यूट ना हो तो प्लीज म्यूट कर लीजिएगा। विवाह एवं वंश वृद्धि, परिवार और वंश वृद्धि का आधार विवाह ही है। भारत में तो खासकर वंश वृद्धि यानी कि संतान की उत्पत्ति विवाह के बाद ही होती है। दाम्पत्य सुख तथा मानसिक संतुलन का सूचक है विवाह। आर्थिक एवं सामाजिक स्थिरता प्रदान करता है विवाह। संतान प्राप्ति का मुख्य माध्यम है, जैसे हमने यहाँ पर सेकंड पॉइंट में पढ़ा ही कि वंश वृद्धि का आधार विवाह ही है, खासकर भारत में। भाग्योदय और जीवन की दिशा में परिवर्तन ले आता है, ये हम जानते हैं। लोगों की जिंदगियां बदल जाती हैं विवाह के बाद। वो कैसे कैसे होता है हम लोग प्रैक्टिकली समझते हैं इसको। कर्म फल के अनुसार जीवन साथी की प्राप्ति होती है, क्योंकि हम लोग भारतीय ज्योतिष में, वैदिक ज्योतिष में या हिंदू ज्योतिष जो भी कह लें, उसमें हम कर्म फल हमारा मेन सिद्धांत है। तो कर्म फल के अनुसार ही हमारे जीवन साथी की प्राप्ति होती है। विवाह से जुड़े हुए जो मुख्य प्रश्न होते हैं ना, वो क्या होते हैं? कब होगा, होगा भी या नहीं होगा, प्रेम विवाह होगा या अरेंज मैरिज होगा, कैसा होगा मेरा जीवन साथी, विवाह के बाद मैं सुखी रहूंगी या रहूंगा या नहीं, क्या कोई तलाक या पुनर्विवाह की संभावना तो नहीं है, संतान का सुख कैसे रहेगा। ये जो हमारी क्लास है इसमें हमारा मेन फोकस विवाह 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 ही रहेगा, ना कि संतान। संतान के लिए हम विवाह के बाद जो क्लासेस करेंगे उसमें हम संतान की बात करेंगे। यहाँ पे हम केवल विवाह को ही फोकस करेंगे। अब आते हैं विवाह के योग क्या बनते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि कुंडली में पीएसी, जिसको हम हमेशा से ही पढ़ते आए हैं, पीएसी यानी कि संभावनाएं। अब संभावनाएं कैसे दिखाई देती है? ग्रहों के योग वगैरह से, कि कैसे प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। उसके बाद भाव और दशा गोचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है। पीएसी के बाद दशा आ गई कि नहीं आ गई, और उसके बाद गोचर। इन सभी विषयों को हम यहाँ पर फोकस करेंगे। ठीक है, जितने भी चीजें होंगी विवाह से संबंधित हम सबको यहाँ पर लेने वाले हैं। पीएसी को पहले समझेंगे, फिर उसमें दशाएं कैसे लगानी है, और फिर बाद में गोचर को कैसे अप्लाई करना है, ये चीजें हम सीखेंगे। पहले शुरुआत में हम पीएसी यानी कि प्लेसमेंट, एस्पेक्ट और कंजंक्शन, प्लैनेट्स के प्लेसमेंट, प्लैनेट्स के एस्पेक्ट, आपस में प्लैनेट्स के कंजंक्शन के बारे में ही बात करेंगे शुरू में, और बाद में दशाओं और गोचर पे चलेंगे। अब आता है विवाह, प्रमुख विवाह में, मतलब विवाह के योग में हम क्या करते हैं। सबसे पहले जो हमारा फोकस रहता है वो 7th हाउस और 7th लॉर्ड पर होता है, और इसी का बलवान होना बहुत जरूरी है, ये सब जानते हैं। अब बलवान कोई भाव या फिर कोई प्लैनेट कैसे होगा? 7th हाउस या 7th लॉर्ड बलवान कैसे होगा? जब उसके ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि होगी, या 7th लॉर्ड उच्च का या स्वराशि का हो जाए, केंद्र या त्रिकोण में आ जाए। मतलब शुभ ग्रहों की दृष्टि भी हो, उच्च या स्वराशि का हो, और केंद्र या त्रिकोण में हो जाए, तो कहते हैं कि
सप्तमेश बहुत बलवान है। फिर पहला बात तो आती है इसमें सप्तम भाव और सप्तमेश के बारे में। दूसरी बात आती है शुक्र का बलवान होना, खासकर पुरुष की कुंडली में। हाउएवर स्त्री की कुंडली के लिए भी शुक्र का बलवान होना जरूरी है, क्योंकि विवाह का और काम सुख का कारक तो शुक्र ही है। लेकिन जो एक आशीर्वाद देता है कि पति की प्राप्ति होगी, तो पति की प्राप्ति के लिए स्त्री की कुंडली में गुरु का शुभ होना बहुत जरूरी है। इसके बाद नेक्स्ट आता है द्वितीय भाव, सप्तम भाव और एकादश भाव का संबंध आ जाए। सेकंड हाउस, सेवेंथ हाउस और 11th हाउस। अब 11th हाउस या सेकंड हाउस को क्यों लिया, इन भावों के बारे में हम धीरे धीरे अब आगे जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे हम समझते चले जाएंगे। ये तीनों भाव विवाह को संपन्न कराने के लिए प्रमुख भाव माने गए हैं। कैसे, वो हम आगे पढ़ेंगे। फिर बात आती है दशा और गोचर। जैसे हमने ऊपर भी बात की कि जब हम पीएससी की संभावनाओं के बाद दशा और गोचर की ही बात करेंगे, तो विवाह के कारक ग्रहों की दशाएं आ जाए और गोचर भी अनुकूल हो जाए तो विवाह हो जाता है। तो अब बात आती है नेक्स्ट कि विवाह में किन भावों का महत्व है। कुंडली में 12 भाव होते हैं और ये 12 के 12 भाव कुछ ना कुछ कह रहे हैं। तो विवाह के पॉइंट ऑफ व्यू से, विवाह के दृष्टिकोण से ये भाव क्या कह रहे हैं, आइए हम ये जानें। तो सबसे पहले है प्रथम भाव। विवाह की इच्छा किसके मन में पैदा होगी, जातक के मन में। अब जब जातक चाहता है कि मेरा स्वयं का विवाह हो, और तो उसका कोई एक दृष्टिकोण होगा विवाह के प्रति। वो विवाह को कैसे लेता है, वो विवाह को एक सामाजिक रीति लेता है, वो विवाह को एक सहयोग की भावना, साथी का मिलना मानता है, सहयोगी या साथी का मिलना मानता है, वो इसको प्रेम मान रहा है, वो उसको काम वासना मान रहा है। तो किस दृष्टिकोण से जातक का दृष्टिकोण क्या है विवाह करने के पीछे, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये भी हमें कैसे पता चलता है, ये हमें पता चलता है प्रथम भाव से। दूसरा भाव परिवार और कुटुंब का होता है। परिवार और कुटुंब के साथ साथ ये व्यक्ति के संस्कारों को भी बताता है। संस्कार, उसने क्या सीखा बचपन से, कितनी अच्छी आदतें सीखी। जो आदतें होती है वही हमारे संस्कार होते हैं। तो परिवार, क्योंकि जब विवाह होता है तो किसी भी एक व्यक्ति का विवाह नहीं होता, बल्कि 2 परिवार जुड़ जाते हैं। लड़की का परिवार और लड़के का परिवार भी आपस में जुड़ जाते हैं। इसलिए विवाह में सेकंड हाउस को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। वैसे भी हमारे यहाँ भारत में विवाह करना एक सामाजिक प्रक्रिया मानी गई है। सामाजिक प्रक्रिया अगर ये है तो इसका मतलब ये है कि समाज का जुड़ना, तो समाज में तो परिवार होते हैं, तो इसलिए सेकंड हाउस को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। अब बात आती है तीसरे। जब 2 लोग जुड़ेंगे तो आपस में संवाद भी करेंगे, कभी कभी मुसीबत आने पर साहस भी दिखाएंगे कि किस तरह से एक दूसरे का साथ दिया जाए। चौथे भाव से गृहस्थ सुख को देखा जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण प्रेम और आकर्षण जो विवाह के लिए बहुत महत्वपूर्ण माने गए हैं, वो पंचम भाव से देखे जाते हैं। कभी कभी झगड़े भी हो जाते हैं विवाह में, तो छठे भाव से विवाद और मुकदमे। जो हमारा जीवन साथी है, विवाह है, वो एक्चुअली सप्तम भाव से हो रहा है, 7th हाउस और 7th लॉर्ड। क्योंकि सहयोगी कहाँ से मिलेगा हमें, 7th हाउस से मिलेगा। और कौन दिलवाएगा, 7th लॉर्ड दिलवाएगा। अब 8वां भाव क्यों इंपॉर्टेंट है विवाह में, क्योंकि ये दाम्पत्य की आयु को बताता है। स्त्रियों की कुंडली में इसको मांगल्य का भाव भी बोला गया है, क्योंकि ये ससुराल है। उसके बाद 9वां भाव भाग्य और धर्म का है। सामाजिक प्रतिष्ठा को हम लोग 10वें भाव से देखते हैं। और इच्छाओं के लिए इच्छा पूर्ति का भाव कौन सा होता है, एकादश भाव। तो विवाह से लाभ होगा नहीं होगा उसके हमें कहाँ से देखना है, एकादश भाव से देखना है। और द्वादश भाव को भी क्यों देखना है, क्योंकि शयन सुख और निजी जीवन जो होता है वो द्वादश भाव है। तो कहने का मतलब ये है कि पूरी की पूरी कुंडली में भाव नंबर 1 से लेकर भाव नंबर 12 तक
सभी भाव कहीं ना कहीं विवाह से जुड़े हुए हैं, बस उनको हमें देखना आना चाहिए। लेकिन मेजरली कौन से भाव देखे जाते हैं? सेकंड हाउस, फिफ्थ हाउस, सेवेंथ हाउस, एट्थ हाउस, 11th हाउस, 12th हाउस। जी दीप्ति, आप बताइए। मैम जैसे 10th हाउस आपने सामाजिक प्रतिष्ठा बताया, वो तो यूजुअली मतलब एक हम कुंडली में एनालाइज करते हैं, तो क्या विवाह की भी सामाजिक प्रतिष्ठा उसी से देखी जाएगी? बिल्कुल होती है। जैसे कभी कभी हम लोग जैसे एक वैवाहिक जोड़ा जब बाहर समाज में उठता बैठता है तो उसकी एक प्रतिष्ठा होती है। तो एक दूसरे के सहयोग से जो प्रतिष्ठा बनती है या मिलती है वो शायद नहीं मिलती दूसरे उससे। जब आप समाज में उठते बैठते हैं तो आपको पता चलता है कि लोग हमारी कितनी इज्जत करते हैं, हमारी कितनी प्रतिष्ठा है। वैवाहिक जीवन भी उसका। और कभी कभी इस तरह के प्रश्न भी आते हैं कि जैसे जब से इसकी शादी हुई है तब से देखो जी इसका काम बहुत अच्छा चलता है। दरअसल 10वां भाव हमारे कर्तव्य पालन का भी है। जहां तक कितना कर्तव्य पालन कर सकता है उसका सहयोगी का 4था घर है वो। अगर हम इसी बात को जो आपने अभी पूछी है, इसी बात को एक कुंडली से समझें। देखिए इसी पेज पे मैंने लास्ट में कुंडली लगाई है। अगर मैं इस कुंडली में आपको समझाने की कोशिश करूं, 1 मिनट दीजिएगा बस। यहां देखिए, जब हम कहते हैं कि जातक ये है और जातक का सहयोगी यानी कि जीवन साथी यहां से है, तो जातक के कर्तव्यों को हम देखते हैं कहां से? 10th हाउस से। और यही सामाजिक प्रतिष्ठा भी है हमारी। हमें मान सम्मान हमारे कर्म से ही तो मिलता है, और यही हमारे साथी का सुख हो जाता है। हम जातक जितना अपने कर्तव्यों का पालन करता है साथी को उतना ही सुख की प्राप्ति होती है। ओके। है ना? तो इस तरह से अगर हम समझेंगे चीजों को तो हम समझ पाएंगे कि 10th हाउस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक और चीज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट आती है कि कर्म जातक का। अगर हम केवल सिंपली ये कह दें 10वां भाव हमारा कमाई है, जातक कितना पैसा कमाता है, तो सहयोगी को यानी कि अपने जीवन साथी को उतना ही सुख दे पाएगा ना जितना पैसा कमाएगा। मतलब अगर एक सिंपल लैंग्वेज में बात करें कि अपने व्यापार से, अपने नौकरी से वो जितना सहयोग अपने उसको दे पाएगा, सहयोगी के लिए तो कमा रहा है, जो भी पैसा वो कमाएगा तो उसका एंजॉयमेंट कौन करेगा? दोनों लोग करेंगे। दोनों। ठीक है। है ना? थैंक यू। तो वो कर्तव्यों का पालन, और जितना ज्यादा एक दूसरे को सहयोग करेंगे, खुश रहेंगे, समाज भी खुश रहेगा। और समाज एक्चुअली होता कौन है? समाज हमारे परिवार ही है। अगर मैं अपने बारे में बात करूं, आपके बारे में बात करूं दीप्ति, आपका समाज कौन है? आपका परिवार, आपका मायका, आपका ससुराल, ये आपका समाज है। जी। समाज वो नहीं है जो आपके पड़ोसी है या आपके। समाज, इमीडिएट समाज जो हमारा होता है वो हमारा खुद का परिवार होता है ना? जैसे हम कहते हैं समाज प्रश्न उठाता है, समाज उंगली उठाता है, तो सबसे पहले समाज, कौन सा समाज उंगली उठा रहा है? हमारे पड़ोसी उंगली उठाने नहीं आते, हमारे इमीडिएट फैमिली, वही हमारा समाज है पहले। फिर बाद में वो एक्सटेंडेड समाज बनते चले जाते हैं कि हमारे पड़ोसी हो गए, हमारे मित्र हो गए, हमारे। ठीक है ना? तो हमें ये भी समझना चाहिए विवाह में कि समाज कौन है। तो जब हम सामाजिक प्रतिष्ठा की बात करते हैं, जैसे हम लोग अगर खुश रहते हैं, हम और हमारा पति पत्नी, या अगर मेल है तो पत्नी, या फिर हमारे स्पाउस अगर खुश हैं और हम खुश हैं, तो हमारे इमीडिएट समाज भी खुश रहते हैं। हमारे माँ बाप, हमारे भाई बहन इसलिए खुश रहते हैं कि हाँ, हम लोग अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है विवाह में। इन चीजों को भी हम भावों से समझते जाएंगे। इसको देखने के लिए हमेशा 10th हाउस देखना चाहिए। चलिए अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट में थोड़ा स्क्रॉल कर लेती हूँ। अच्छा क्वेश्चन है वैसे ये जो आपने पूछा, काफी इसी तरह से क्वेश्चन करते रहेंगे तो ये काफी इंटरेस्टिंग और प्रैक्टिकल सेशन हो जाएगा। देखिए जी मैम। इसमें आता है विवाह में कई ग्रहों का महत्व है। हम लोग बार बार भावों की बात करेंगे और बार बार ग्रहों की बात करेंगे। अब ग्रह कितने हैं? 9 ग्रह हैं। क्या 9 के 9 ग्रहों का संबंध आता है विवाह में? बिल्कुल आता है।
अब शुक्र जो है मेजर हो जाए, मेन कारण है विवाह का, प्रेम, आकर्षण, दाम्पत्य सुख। गुरु स्त्री के लिए पति का कारक है और धर्म और संरक्षण का कारक है। मंगल, अब ऐसा नहीं है कि गुरु केवल स्त्री के लिए ही, धर्म और संरक्षण तो पुरुष को भी चाहिए ना। मंगल क्या देता है? ऊर्जा देता है, ऊर्जा के साथ साथ काम की इच्छा देता है, मांगलिक दोष का भी कारण है ये। चंद्रमा भावनाएं देता है, मानसिक सामंजस्य देता है। सूर्य अहंकार देता है, आत्मसम्मान देता है, नेतृत्व देता है। बुध क्या करता है? संवाद, संवाद मतलब कम्युनिकेशन और समझदारी देता है, इंटेलिजेंस देता है। शनि क्या देगा? लेट कर देगा, विलंब देता है, धीरे धीरे चलता है, स्थिरता देता है, उत्तरदायित्व देता है। राहु असामान्य या अंतर जातीय विवाह का कारक बनता है, और केतु क्योंकि आध्यात्मिकता और वैराग्य का कारक माना गया है, इसीलिए बोला गया है ये दूरी देता है विवाह से। अब ये कैसे कैसे दूरी देंगे, जब हम भावों पे लगा लगा कर देखेंगे तभी तो पता चलेगा। उससे पहले भावों पे लगाना या कुंडली पे लगाने से पहले हमें ये समझना चाहिए कि ये ग्रह देते क्या है, करते क्या है। ठीक है, तो अभी हम लोग इनिशियल लेवल पे इनको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्रमुख कारक कौन है विवाह में? 3 आते हैं, मेन आता है शुक्र, दूसरे आते हैं गुरु, और फिर आते हैं सप्तमेश। जो भी सप्तमेश बने, अगर शनि भी सप्तमेश बनेंगे ना तो वो भी जीवन साथी देंगे। अब वो कैसा जीवन साथी देंगे, धीरे धीरे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे और इसे समझते चले जाएंगे। अब आता है शुक्र कैसे। विवाह और दाम्पत्य सुख का नैसर्गिक कारक शुक्र ही है। गुरु पति का प्रमुख कारक है, मतलब साथी देना, सहयोगी देना किनका काम है? गुरु का काम है। सप्तमेश, सप्तमेश कौन होगा? 7th हाउस के लॉर्ड ही सप्तमेश कहलाते हैं। ये भी जीवन साथी और वैवाहिक जीवन का प्रतिनिधि है। अब कहते हैं कि पुरुष की कुंडली और स्त्री की कुंडली में क्या गया, कैसे पता लगाएं कि कौन से। अभी हमने ऊपर पढ़ ही लिया वैसे, लेकिन ये रिपीटेड है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि विशेषकर हमें 7वां भाव देखना होता है, सप्तमेश देखना होता है, इसको हमें नवांश में भी देखना है। ऐसा नहीं है कि केवल जन्म कुंडली यानी D1 में देख लिया, केवल जन्म कुंडली में नहीं देखना, D9 नवांशा मतलब D9 में भी देखना होता है। अब जीवन साथी देने वाला प्रमुख ग्रह, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो, दोनों में है शुक्र ही। लेकिन स्त्री की कुंडली में गुरु इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये एक आशीर्वाद देते हैं, तब विवाह होता है। गुरु का आशीर्वाद चाहिए जिससे एक अच्छा पति मिले। भाव दोनों के लिए सेम है, सप्तम सप्तम। दाम्पत्य सुख देने वाले देखिए दोनों ही शुक्र हैं। ये जीवन साथी का कारक है। जीवन साथी पुरुष को शुक्र देते हैं, जीवन साथी स्त्री को गुरु देते हैं। दाम्पत्य सुख के लिए तो दोनों को ही शुक्र चाहिए, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। अच्छा, गुणवत्ता कैसे पता चलेगी? गुणवत्ता का मतलब क्वालिटी। जैसा सप्तम भाव होगा और सप्तमेश होगा, सप्तम भाव पे पीड़ा है तो क्वालिटी खराब हो जाएगी, सप्तमेश में पीड़ा है तो क्वालिटी खराब हो जाएगी, दोनों की कुंडलियों में, चाहे वो पुरुष है चाहे स्त्री है। अब वो पीड़ा कैसे होती है वो चीजें भी हम लोग सीखेंगे यहाँ। वैवाहिक स्थिरता रहेगी, कैसे पता चलेगा? ये हमें सप्तम भाव और अष्टम भाव से पता चलते हैं। यहाँ नवांश लिखा है, इसका मतलब है D9 में भी चेक करना चाहिए। D9 में चेक करे बिना नहीं कहना चाहिए। दोनों की कुंडलियों में अगर वैवाहिक स्थिरता देखनी है तो सप्तम भाव तो देखेंगे ही देखेंगे, साथ में अष्टम भाव को जरूर देखेंगे, और खासकर नवांश में। ठीक है, इसको हमें आगे भी समझना होगा। दोनों की कुंडलियों में हमें D9 को चेक करना बहुत जरूरी है। केवल शुक्र और गुरु को देखकर हम ये नहीं कह सकते कि विवाह का निर्णय नहीं कर सकते। पूरी कुंडली को हमें देखना होता है। कई लोग क्या करते हैं, केवल 7वां हाउस देखा, 7th लॉर्ड देखा, काम खत्म। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पूरी कुंडली को देखना होता है, क्योंकि समस्या का कारण या फिर खुशियों का कारण पूरे कुंडली में कहीं से भी आ सकता है और कोई भी ग्रह दे सकता है।
यहां तक किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ लो। आई होप समझ आ रहा है। जी मैम। जी मैम। थैंक यू। इसमें देखिए आधुनिक दृष्टिकोण में जब हम बात करते हैं तो पति और पत्नी दोनों के लिए शुक्र, शुक्र क्योंकि आकर्षण का भाव है, आकर्षण देता है, संबंध बनाता है। एक सेकंड दीजिएगा मुझे, एक सेकंड। हाँ जी सॉरी। हाँ जी, शुक्र क्योंकि आकर्षण का कारक है, संबंध का कारक है, तो हमें और गुरु क्या देता है? ज्ञान और संरक्षण देता है। मंगल ऊर्जा देता है, चंद्रमा भावनाएं देता है, और सप्तम भाव सप्तमेश, नवांश और दशा गोचर का संयुक्त अध्ययन किया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। किस चीज के लिए? विवाह के को चेक करने के लिए। अब अगर हम एक चार्ट जो हमारी आंखों के सामने है, इसको अगर हम देखें तो हमें क्या क्या चेक करना चाहिए यहाँ पर? क्या आप लोग बता सकते हैं हमें क्या क्या चेक करना चाहिए? अभी तक जितना भी हमने पढ़ा है उसमें हमें लगन को क्यों चेक करना चाहिए? लगन क्योंकि जातक स्वयं है उसकी इच्छा के लिए। जातक स्वयं है, बिल्कुल ठीक है। और प्रतिभा आप बताइए कि सेकंड हाउस को क्यों चेक करना चाहिए? मैम परिवार के संस्कार देखने के लिए। परिवार को देखने के लिए, संस्कार देखने के संस्कार लिए देखने चेक के करना लिए। चाहिए। और थर्ड हाउस को क्यों चेक करना चाहिए? मैम साहस और करेज के लिए। साहस और करेज तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन साथ साथ संवाद भी होगा। संवाद के लिए। संवाद का मतलब होता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन। क्योंकि क्या होता है, मैं आप लोगों को एक बात बताऊं कि मेन कारण जो झगड़े का हो जाता है ना विवाह में, वो संवाद भी हो जाता है। संवाद इन द सेंस कि बोलने का ढंग गलत। अगर जातक के बोलने का ढंग गलत है तो हम ये समझ जाएं कि शादी अच्छी नहीं चलेगी या शादी में परेशानियां आएंगी। तो उसको हम कहाँ से चेक करते हैं? हम उसको चेक करते हैं थर्ड हाउस से। तो यदि जातक स्वयं है लगन, आप लोगों ने बिल्कुल ठीक कहा, परिवार है सेकंड हाउस, थर्ड हाउस संवाद है। हाँ जी दीदी बताइए। मैम अगर वो थर्ड हाउस नॉर्मली पीड़ित है तो मीन्स उसकी बोली ठीक नहीं है। बोलने का ढंग ठीक नहीं है। लाइक एक राहु हो गया केतु के वॉइस बॉक्स। बोलने वॉइस का बॉक्स तरीका। होता है, वॉइस बॉक्स मतलब सेकंड हाउस, सेकंड हाउस। और तरीका जो है वो क्या है? हाँ। थर्ड। अगर वो राहु केतु के एक्सेस में है या किसी पाप पीड़ित बिल्कुल ग्रह में है तो बिल्कुल वो ठीक बात है, अच्छी अच्छी नहीं है। अच्छा नहीं। मीन्स वो वो पीड़ा कैसे आएगी वो चीज हम समझेंगे धीरे धीरे। ओके ओके। ठीक है, पहले हम कौन से भाव से क्या चीज होती है इसको हम समझ लें। ठीक है, तो धीरे धीरे उन पे पीड़ा कैसे आएगी हम उसको समझेंगे। आगे आता है, आगे आता है फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस क्यों इंपॉर्टेंट है किसी भी कुंडली में? गृहस्थ सुख के लिए। क्योंकि यही तो हमें सुख बता रहा है। जी। जातक का सुख, ये जातक है माना, तो जातक का सुख भाव है ना ये, तो जातक को सुख मिलेगा कैसे? फोर्थ हाउस से पता चलेगा। ठीक है ना। और फिफ्थ हाउस को क्यों देखना है? प्रेम के लिए मैम। बिल्कुल, हमें प्रेम के लिए फिफ्थ हाउस को देखना है। प्रेम के साथ साथ हमारी इंटेलिजेंस भी यहीं से पता चलती है। ठीक है ना, प्रेम के साथ साथ इंटेलिजेंस। और एक और चीज हमें फिफ्थ हाउस से पता चलती है जो हमने समझना चाहिए कि पूर्व पुण्य कर्म, पूर्व पुण्य कर्म भी तो हमें यहीं से पता चलते हैं।
ये कहा जाता है कि हमारे पिछले जन्मों से ही हमारे जो साथी है वो फिक्स है कि हमारी शादी इनसे ही होनी है। ऐसा कहा सुना है ना आप लोगों ने? तो ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो पूर्व पुण्य कि हम प्रेम किससे होगा किससे नहीं होगा, हमारी इंटेलिजेंस क्या कहती है, हमारा ये क्या नाम, प्रेम करने का तरीका कैसा होगा, प्रेम विवाह होगा, हमारी अपनी मर्जी से शादी होगी, या फिर सामाजिक स्तर पे हमारी शादी होगी। ये सारी चीजें हम 5th हाउस से देखते हैं। वो कैसे देखेंगे, देखना हम बाद में सीखेंगे। 6th हाउस से क्या देखते हैं? मैम विवाद झगड़े, विवाद झगड़े, बिल्कुल, बदलाव, तर्क, हाँ, बहसबाजी, कई बार बहस हो जाती है। अब किसी जातक की आदत ही हो बहस करने की, तो क्या उसका वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा? नहीं, रह पाएगा। सप्तम भाव तो देखना ही देखना है, क्यों? क्योंकि ये तो सहयोगी है। जी, ठीक है, तो लगन से लेकर सप्तम तक। अष्टम को क्या कहा गया है? मृत्यु भाव कहा गया है। ठीक है, लेकिन मृत्यु जरूरी थोड़ी ना है कि ये मृत्यु भाव हो, इसको हम हटा देते हैं। ये जातक के लिए मृत्यु भाव है, लेकिन उसके पार्टनर के लिए क्या है? ये ससुराल मांगल्य का घर है, ससुराल इसके है। संस्कार हो गए मैम, है ना। उसका परिवार। हाँ तो जी, इसको स्त्री की कुंडली में बोला गया है मांगल्य का भाव है, हम्म, और भाग्य का बहुत जरूरी है साथ होना। 10वें भाव को, जिसको हम कर्तव्य का भाव बोलते हैं, कर्म का भाव बोलते हैं, जातक के कर्म अच्छे होंगे तभी तो उसका सहयोगी बहुत खुश रहेगा। इच्छाओं की पूर्ति के लिए कौन सा भाव देखा जाता है? अभी हमने पढ़ा 11th हाउस। और हम 12th हाउस क्यों देखते हैं? शैया मैम सुख। सही सुख के लिए। इसको सिंपली शैया सुख बोल दिया जाता है। ठीक है, लेकिन दाम्पत्य जीवन में एक अच्छी नींद का होना भी बहुत जरूरी है। एक होता है ना पर्सनल मूवमेंट, उनके लिए भी हम 12th हाउस ही देखते हैं। तो यहाँ पर हमने सीखा कि कौन से भाव से कौन सी चीज को अच्छे से देख लिया जाता है, और कैसे कौन सा ग्रह जो है वो, उसको हमने यहाँ पर चार्ट में भी, अभी हमारा एक सेकंड चैप्टर भी यहाँ पर है, इसको जब हम समझ लेंगे तो हमें और ये वाली चीजें क्लियर होती चली जाएंगी कि किस तरह से हम भावों और ग्रहों को, अगर हमने भावों और ग्रहों को समझ लिया तो हम इन प्रश्नों का उत्तर आसानी से दे सकते हैं कि मेरा विवाह कब होगा, जीवन साथी कैसा होगा, विवाह में सुख रहेगा नहीं रहेगा, कब होगा में तो दशा का बड़ा रोल है। जीवन साथी कैसा होगा, अभी हमने पीछे देखा कि जो भी भाव है, लगन से लेकर पहले भाव से लेकर 12वें भाव में, अगर वहां पे शुभ ग्रह हैं तो शुभता रहेगी, अशुभ ग्रह है तो अशुभता रहेगी। ये हम धीरे धीरे सीखते चले जाएंगे आगे आने वाले। विवाह सुखी रहेगा, अब जीवन साथी अच्छा होगा तो सुख देगा, जीवन साथी के भावों में थोड़ी प्रॉब्लम होगी तो शायद सुख ना मिले। विवाह प्रेम विवाह होगा या अरेंज, तलाक होगा या नहीं, अब इन चीजों को हम, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि इन सभी का जवाब हमें केवल सप्तम भाव से मिल जाएगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। हमें केवल सप्तम भाव से ये उत्तर नहीं मिलता, हमें सप्तम भाव के अलावा 5th हाउस, 8th हाउस, 9th हाउस, 11th हाउस, 12th हाउस, 2nd हाउस, इनको भी ध्यान से देखना पड़ता है। विवाह के लिए केवल और केवल 7th हाउस या 7th लॉर्ड काफी नहीं है, क्योंकि विवाह से जुड़े हुए प्रश्न बहुत सारे हैं। केवल यही प्रश्न तो नहीं है ना कि विवाह कब होगा, विवाह तो हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसी बात को अब हम थोड़ा थोड़ा विस्तार से पढ़ने की कोशिश करते हैं। सप्तम भाव जो का कौन सा है? जो प्रथम भाव के ठीक सामने का भाव है, जो दूसरे व्यक्ति को बताता है। वो दूसरा व्यक्ति कौन है? वही हमारा जीवन साथी बनता है, वही हमारा सहयोगी बनता है।
अब बात आती है कि क्या क्या देखते हैं सेवेंथ हाउस से। विवाह देखते हैं, पति अथवा पत्नी देखते हैं, वैवाहिक जीवन देखते हैं, जीवन साथी का स्वभाव, स्वास्थ्य, दाम्पत्य सुख, वैवाहिक साझेदारी, इवन व्यवसायिक साझेदारी, यौन आकर्षण और सार्वजनिक जीवन को हम सेवेंथ हाउस से देखते हैं। ठीक है। अब सप्तम भाव इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि हमें ये पता है कि विवाह केवल दो व्यक्तियों के बीच का संबंध नहीं है, बल्कि ये एक सामाजिक और धार्मिक अनुबंध है। जिस भाव से दूसरा व्यक्ति देखा जाता है वही विवाह का मुख्य भाव बन जाता है। अब ये तो था भाव की बात, सेवेंथ हाउस की बात। उस भाव का स्वामी सप्तमेश कहलाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो कुंडली में कहीं भी बैठेगा। अब माना हमारे पास एक कुंडली है और कुंडली मेष लगन की है, या फिर किसी और लगन की, चलिए मिथुन लगन बना लेते हैं। अगर मिथुन लगन की कुंडली है तो यहाँ पे सप्तम भाव ये हो गया, और सप्तमेश कौन हो गए? गुरु हो गए। अब वो गुरु जरूरी थोड़ी ना कि इसी हाउस में बैठेंगे, पूरे 12 के 12 भावों में कहीं भी बैठ सकते हैं जाकर। पहले भाव में बैठ सकते हैं, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, पांचवें में, छठे में, सातवें में, आठवें, नौवें, 10वें, 11वें, 12वें, 12 भावों में से कहीं भी जा सकते हैं। तो सप्तमेश का जो है स्वामी जो है वो चलायमान है, वो तो इधर उधर जा सकता है, भाव ही तो स्थिर है। ठीक है। अगर हमने कहा, यहाँ पे एक उदाहरण ले लिया, जैसे हमने वहां पे मिथुन राशि का एग्जाम्पल लिया था, यहाँ पे तुला का ले लिया है। अब विवाह कब अच्छा होगा? जब सेवेंथ लॉर्ड उच्च का हो जाए, स्वराशि का हो जाए, मित्र की राशि में बैठ जाए, कोई पीड़ा ना हो। तो सेवेंथ लॉर्ड से क्या पता चल रहा है हमें? विवाह की गुणवत्ता। विवाह अच्छा होगा कब? जब सेवेंथ लॉर्ड अच्छा होगा। वही सेवेंथ लॉर्ड पे पीड़ा आई, विवाह क्या हुआ? कठिनाइयों में आ जाएगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? सेवेंथ लॉर्ड पर पीड़ा आना, पीड़ा आना कैसे कैसे पीड़ा आ सकती है? नीच का हो गया, शत्रु राशि में बैठा है, ठीक है, और पापी ग्रह राहु केतु के एक्सिस में आ गया, पापी ग्रहों ने देख लिया, तो पीड़ा आ सकती है। किस पर? विवाह में। तो सप्तमेश से हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं विवाह की प्रकृति और गुणवत्ता। जीवन साथी कैसा होगा ये हमें सप्तमेश बताएंगे, ना कि सेवेंथ हाउस। हाँ जी मैम, मैं ये पूछ रही थी कि पीड़ा में हम डिग्री को भी काउंट करेंगे कि कितने बिल्कुल डिग्री करेंगे, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। डिग्री को भी, डिग्री को काउंट भी करेंगे। ठीक है ना। तो देखिए, सेवेंथ हाउस तो वो घर है, लेकिन उसमें काम करने वाले लोग, जैसे आपने बहुत सुंदर घर किसी को दे दिया, लेकिन वो लोग घर को साफ नहीं रखते हैं, तो हाउस भी तो खराब हो जाएगा ना। हाँ जी। यानी कि सेवेंथ लॉर्ड खराब है, यानी वहां पे वहां का जो स्वामी है वो गड़बड़ कर रहा है। सेवेंथ हाउस अच्छा हो सकता है, लेकिन सेवेंथ लॉर्ड अगर वो अच्छा है तो जीवन साथी की गुणवत्ता को बताता है। विवाह का स्थान भी यही बताता है और विवाह का समय भी यही बताता है। वैवाहिक सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा तो वो भी यही बताता है। अब कैसे? एम आई ऑडिबल? यस मैम। हाँ जी। तो डिग्री वैल्यू अच्छी हो जाए, ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या बताती हैं? मेरी आवाज इको हो रही है क्या? चलिए ठीक है, थैंक यू। तो मेन फैक्टर आता है सेवेंथ लॉर्ड को देखना। अब देखिए,
एक और चीज आती है कि 7वें भाव में कुछ ग्रहों का प्रभाव होता है, वो भी हमारे विवाह की गुणवत्ता पे असर डालते हैं। इसको भी हमें समझना चाहिए। सप्तम भाव में ग्रहों के फल, सबसे पहले है सूर्य। जब हम चार्ट देखते हैं और हमने ये देखा कि सप्तम भाव में सूर्य है, किसी भी राशि में है, उच्च के हो गए, नीच के हो गए, या मित्र राशि में है, बस सूर्य है यहाँ पर। अब सूर्य किस चीज का कारक है आप लोग जानते हो? सूर्य एक तो होता है आत्म अभिमान, आप में कुछ अच्छी क्वालिटी है तो आप अभिमानी हैं, लेकिन साथ साथ एक अहंकार भी आ जाता है, अरे मुझ में अच्छी क्वालिटीज हैं। तो जो 7th हाउस में सूर्य का बैठना अहंकार देता है, लेकिन साथ साथ प्रतिष्ठित जीवन साथी भी देता है। साथ साथ क्या देता है? प्रतिष्ठित जीवन साथी। हाँ जी, यदि सप्तमेश सूर्य हो तो भी अहंकारी? सप्तमेश सूर्य हो तो भी अहंकारी होगा, लेकिन बस यहाँ पर फैक्टर ये है कि हमारा जो सप्तमेश है वो कहीं भी कुंडली में कहीं भी बैठ सकता है ना, ठीक है, हाँ बिल्कुल होगा। लेकिन वहां पे अगर कोई और किसी और ग्रह का प्रभाव है तो आप वहां पे देख सकते हैं। ठीक है। तो अभी हम पहले देख रहे हैं कि सप्तम भाव में अगर कोई, हाँ जी प्रतिभा बोलिए। हाँ, मैम ने ये पूछ, सपोज जैसे आपने कुंडली में सूर्य को बिठाया सप्तम में, अब यहाँ पे सूर्य ना बैठ के राहु बैठ, आएंगे सारे, एक एक करके सबको लाएंगे। सूर्य के बाद चंद्रमा को लेकर आते हैं, फिर मंगल को लेकर आते हैं, सबको लेकर आते हैं, फिर जवाब देते हैं। प्रतिभा का हैंग हो गया क्या? हाँ जी मैम। चलिए कोई बात नहीं, अभी आते हैं हम देखते। ठीक है, तो जब हम कह रहे हैं कि सूर्य क्या देते हैं, सूर्य अहंकार देते हैं सप्तम भाव में आने पर, उसके अलावा एक साथ साथ प्रतिष्ठित जीवन साथी भी देते हैं। लेकिन अगर चंद्रमा हो सप्तम भाव में, तो जब चंद्रमा होते हैं तो इसको जीवन साथी को भावुक बनाते हैं, संवेदनशील बनाते हैं। अगर मंगल हो 7वें भाव में तो जीवन साथी ऊर्जावान होगा, आकर्षण बहुत होगा और कभी कभी विवाद भी करेगा, क्योंकि मंगल क्या है? योद्धा है, और इसको तो लड़ना पसंद है, तो ये विवाद भी करेगा। आकर्षक होगा, ऊर्जा बहुत होगी। बुध होगा 7th हाउस में तो क्या करेंगे? मित्रवत संबंध रखेगा और संवाद का कारक बनेगा, बातें करना अच्छा लगेगा। गुरु का होना उत्तम विवाह और धर्म परायण जीवन साथी देता है। शुक्र का होना प्रेम और आकर्षण को बढ़ाता है। शनि का 7वें भाव में होना विलंब और परिपक्व संबंध, यानी कि मैच्योरिटी बहुत ज्यादा होगी, ऐसा बताता है। अब जब राहु की बात आती है तो असामान्य या विदेशी संबंध हो सकते हैं। केतु दूरी देता है, क्योंकि ये बहुत आध्यात्मिक होता है, आध्यात्मिक झुकाव ऐसे जातक का ज्यादा होता है, तो इसलिए दूरी दे सकता है। ठीक है, तो केतु का होना बताता है कि आध्यात्मिक झुकाव होगा और साथ साथ दूरी। ये वाले नोट्स आप लोगों को दिए जाएंगे, आप साथ साथ नोट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो समझ के लिए आपको ये प्रोवाइड भी किए जाएंगे, लेकिन केवल ग्रह को देखकर तो हम वो नहीं कर सकते ना फलादेश। केवल ग्रह को देखकर फलादेश कर देना तो गलत हो जाएगा, तो फिर कैसे करें? अब हमें यहाँ पर ये भी देखना चाहिए, और भी बहुत सारी चीजें, जैसे अगर सप्तम भाव पर पाप प्रभाव है या शुभ प्रभाव है। पाप प्रभाव किसका होता है? पापी ग्रहों का, जैसे शनि मंगल राहु केतु।
हम क्यों कहते हैं शनि मंगल राहु केतु पाप प्रभाव दे रहे हैं, शनि मंगल राहु केतु पाप प्रभाव दे रहे हैं? क्या आप बता सकते हो कि शनि शनि, मंगल राहु केतु क्यों देते हैं पाप प्रभाव? मैम शनि विषेदकारी ग्रह है, अच्छा, तो इसलिए इसलिए और जो राहु केतु है उनको माना ही ये गया है कि वो या तो दूरी देंगे या अचानक कुछ ऐसा करेंगे, तो उनके तारक तत्वों की वजह से इनको माना गया कि सप्तम में होना अच्छा नहीं है। आपके क्या विचार है प्रतिभा इस बारे में? मैम अपनी कारक तत्व के अकॉर्डिंग उनको पापी कहा जाता है। कारक तत्व के अकॉर्डिंग पापी कहा गया है। तो जैसे मंगल है, पाप क्या, ऐसा क्या पाप करते हैं? मैम सबसे जैसे बुरा पाप क्या होता है? अच्छा, आपके जीवन में बुरा पाप क्या होगा? सबसे बुरा पाप क्या होगा? आप सोच के देखो, पाप का मतलब क्या है? मैम जैसे सपोज मंगल है, मंगल अत्यधिक गुस्सा करता है, तो मे बी अच्छा, शायद गुस्सा करने से क्या होगा? कर दिया गुस्सा तो क्या हुआ? सामने वाले को नहीं पसंद आएगा तो मैं तो बताती हूँ, इसके लिए जो शब्द यूज किया जाता है वो कहते हैं ये ग्रह जीव तत्व की हानि करते हैं। अच्छा। इसको बोला जाता है ऐसे कि ये राहु केतु मंगल और शनि क्या करते हैं? जीव तत्व की हानि करते हैं। मटेरियल तो बहुत दे देंगे, जैसे एक ऐसा पति जो सामान तो बहुत लाके देता है लेकिन लड़ने बैठ जाता है, हम्म। या एक ऐसी पत्नी जो खाना तो बहुत स्वाद बनाती है लेकिन खिलाती ढंग से नहीं है, हम्म। तो वो जीव तत्व की हानि हो गई ना। हम्म। जीव तत्व क्या होता है? प्रेम, है ना? दिल, दिल का दुखना भी तो जीव तत्व की हानि हो गई। हम्म। आर यू गेटिंग द पॉइंट? इन ग्रहों को बुरा इसलिए कहा गया है, पापी इसलिए कहा गया है क्योंकि ये मटेरियल तो बहुत देते हैं परंतु जीव तत्व की हानि करते हैं। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर सातवें भाव पर या सातवें लॉर्ड पर शनि मंगल राहु केतु का प्रभाव है तो जीव तत्व की हानि होती है। ठीक है? और इसी की वजह से देरी, तनाव, ये सब आता है। इसी तरह से हमें देखना चाहिए दूसरे भाव पर। अब एक प्रश्न है, यदि विवाह केवल पति पत्नी का संबंध है तो दूसरे घर को क्यों देखें? क्योंकि दूसरा घर हमें ये बताता है कि परिवार, कुटुंब, वंश, पारिवारिक वातावरण, धन, वाणी और पारिवारिक संस्कार किसी के कैसे हैं। क्योंकि जब शादी हो जाती है तो वो व्यक्ति किसी नए परिवार का सदस्य बन जाता है। तो अगर सेकंड हाउस पर शुभ प्रभाव हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर अशुभ प्रभाव हो तो परिवार में, कुटुंब में, वंश में, वातावरण में, इन सब में दिक्कतें होती हैं। अब अगर संयुक्त परिवार हो जाए, परिवार सहयोग ना दे, आर्थिक स्थिरता ना हो, सम्मान ना दे, तो फिर विवाह में क्या होंगे? पारिवारिक विवाद होंगे, तनाव आएगा, मतभेद होगा, पारिवारिक दूरी होगी। तो इसीलिए सेकंड हाउस को देखना जरूरी है। सेकंड हाउस पे शुभता होना जरूरी है। अगर अशुभता है तो इन सभी चीजों का कारक हो जाता है, कारण बनता है। कई बार क्या होता है, यहाँ पे देखिए साफ साफ लिख दिया है हमने कि कई बार सप्तम भाव तो अच्छा है लेकिन सेकंड हाउस अच्छा नहीं है। ऐसे में पति पत्नी के बीच में तो प्रेम रहता है, प्रेम नहीं बल्कि सहयोग लिखना चाहिए था। ऐसे में पति पत्नी के बीच में तो सहयोग रहता है लेकिन परिवार के कारण समस्या आती है, इसलिए सेकंड हाउस देखना चाहिए। अब आप लोगों को समझ आया? कई बार पति पत्नी के झगड़े नहीं होते, परिवार के कारण हो जाते हैं।
क्योंकि जब हमारे पास कुंडलियां आती हैं चेक करने के लिए कि बन नहीं रही, प्रॉब्लम आ रही है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो कैसे समझेंगे हम कैसे समझेंगे उसे? हमें सेकंड हाउस को भी चेक करना पड़ेगा, और सेकंड हाउस पे अगर पीड़ा दिखाई देती है तो फिर हमें समझ आता है कि ये परेशानी इनके आपस के सहयोग की नहीं है, बल्कि पीछे परिवार की है, परिवार से सहयोग नहीं मिल रहा। ठीक है ना? इसलिए सेकंड हाउस को देखना बहुत जरूरी है। अब अगला देखते हैं। एक एक स्टेप करके जब हम चीजों को समझेंगे ना, तो हम एक अच्छी तरह से कुंडली को समझ पाएंगे और देख पाएंगे, और लोगों की समस्याओं का समाधान भी कर पाएंगे। इसलिए मैं सोच रही थी कि इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ा जाए। अब पंचम भाव क्या दिखाता है? प्रेम, आकर्षण, रोमांस और भावनात्मक जुड़ाव को दिखाता है। यदि पंचम और सप्तम भाव में संबंध बने तो प्रेम संबंध विवाह में परिवर्तित हो सकते हैं। इसी को हमारे यहाँ प्रेम विवाह कहा जा सकता है। और प्रेम विवाह की क्या संभावनाएं बनती है? कब कब? जब फिफ्थ लॉर्ड और सेवेंथ लॉर्ड का रिलेशन बने, पंचम भाव और सप्तम भाव का संबंध बने, शुक्र तथा राहु का प्रभाव हो, पंचम भाव पर राहु का प्रभाव हो, पंचम सप्तम एकादश भाव का आपस में संबंध हो। ठीक है? जरूर से कुंडलियों पर इसको लगा के देखना चाहिए, जरूर जरूर। अभी हम नीचे कुंडलियां भी देखेंगे। आठवां भाव, क्योंकि हाउस ऑफ लॉन्जिविटी बोला गया है, यह विवाह में सबसे गलत समझे जाने वाले भावों में से एक है। सब लोग सोचते हैं ये मृत्यु का भाव है। नहीं नहीं, लेकिन ये मृत्यु के साथ साथ किन चीजों को दिखाता है? ये दाम्पत्य की आयु को दिखाता है, ये मांगल्य को दिखाता है, ये वैवाहिक स्थिरता को दिखाता है, और साथ साथ गुप्त संबंध, कोई मुसीबत तो नहीं आने वाली। संयुक्त संपत्ति को भी दिखाता है। पैतृक संपत्ति जो मिलती है वो पति और पत्नी दोनों की होती है एक्चुअली, इसीलिए इसको संयुक्त संपत्ति लिखा गया है। ठीक है? तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे विवाह में एट्थ हाउस की बात क्यों कर रहे हैं। करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि यही चीज हमें दाम्पत्य की आयु बताती है, और ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं विवाह में। वैवाहिक संकट कब आ सकता है? जब अष्टम भाव पीड़ित हो, अलगाव जैसी स्थितियां बन जाती हैं, मानसिक तनाव आते हैं, अविश्वास होता है, अचानक संकट आ जाते हैं। क्योंकि अष्टम भाव जो है वो अचानक चीजें देता है, अचानक। और खासकर स्त्री की कुंडली में तो इसे मांगल्य भाव बोला गया है, क्योंकि जब किसी लड़की का विवाह होता है तो वह अपना घर छोड़कर अपने ससुराल घर में आती है, और उसके जीवन में अचानक बदलाव होता है। अचानक आने वाला बदलाव हम एट्थ हाउस से ही तो देखते हैं, और यही चीज लड़की के साथ होती है, जिसे मांगल्य का भाव बोला गया है। पति की आयु भी वहीं से देखनी है, वैवाहिक स्थिरता भी वहीं से देखनी है। नाइन्थ हाउस को देखना क्यों जरूरी है? सब जानते हैं, भाग्योदय का है। किसी को धार्मिक परिवार मिलेगा, सम्मान मिलेगा, नहीं मिलेगा, वो कैसे पता चलेगा? नाइन्थ हाउस से। उसके बाद इच्छाओं की पूर्ति का भाव किसे बोला गया? एकादश भाव को। विवाह करना भी एक इच्छा में आता है, इसलिए जब 2, 7 और 11 का संबंध बनता है तो विवाह संपन्न होने की संभावना बढ़ती है। अब ये जो 2, 7, 11 का संबंध बनता है, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, और ये ट्रांजिट से रिलेटेड है, यानी कि गोचर में। गोचर करते हुए ग्रह, आपकी कुंडली के गोचर करते हुए ग्रह, यानी कि सेकंड लॉर्ड, सेवेंथ लॉर्ड और 11th लॉर्ड का आपस में रिलेशन बन जाए तो विवाह संपन्न होने की संभावना बनती है। किसी की कुंडली में आप ये देखें कि अरे शादी का समय तो आ गया, गुरु की दृष्टि भी आ रही है, लेकिन अगर सेकंड, 7th और 11th का रिलेशन आएगा
तो शादी विवाह संपन्न होने की संभावना बनेगी। ट्रांजिट करते हुए हम लोगों ने बहुत सारी चीजें सीखी हैं। डबल ट्रांजिट, जिसको दोहरा गोचर बोला गया है, शनि और गुरु का दोहरा गोचर कहते हैं ना। शनि और गुरु की दोहरा गोचर की दृष्टि अगर आपके सप्तम भाव पे पड़ जाए तो विवाह के चांसेस बन जाते हैं, लेकिन साथ साथ इनका आपस में संबंध हो जाए गोचर के समय तो विवाह के संपन्न होने की संभावनाएं 100% हो जाती है। ठीक है। उसके अलावा 12th हाउस को क्यों समझना है? क्योंकि ये निजी जीवन है, ये शारीरिक निकटता है, ये निजी संतुष्टि है, एकांत है, ये विदेश में जीवन। ठीक है ना। तो ये कहां से देखते हैं? द्वादश भाव से। द्वादश भाव का शुभ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे पति और पत्नी के बीच में निकटता रहती है। वो पति पत्नी जो एक दूसरे के साथ उठना बैठना चाहते हैं, बार बार एक दूसरे के संपर्क में आना चाहते हैं, शारीरिक संपर्क चाहते हैं, उनका 12th हाउस पीड़ा में नहीं होता। 12th हाउस काफी स्ट्रांग होता है। लेकिन अगर 12th हाउस पीड़ा में है तो समझना चाहिए कि इनको शारीरिक सुख की कमी है। ठीक है ना। तो इसी में ही अब हम एक और चार्ट को देखने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये चार्ट। इस चार्ट पे अगर हम ध्यान दें अभी हम देखेंगे कि कौन से भाव शुभ हैं और कौन से भाव अशुभ हैं। तो क्या लगन पे कोई शुभता या अशुभता दिखाई दे रही है? क्योंकि शादी तो लगन की होनी है। इस चार्ट में क्या लगन को पहले देखना चाहिए हमें? जी मैम, शनि की तीसरी दृष्टि आ रही है। तो शनि तो यहाँ के खुद के स्वामी है, अपने घर को देख रहे हैं। पर जी एक मैम, और दृष्टि आ रही है यहाँ पर, मंगल की आ रही है मैम, मंगल की। केतु की जी, केतु की पंचम दृष्टि आ रही है। जबकि ये भी दृष्टि आ रही है। हाँ जी। हाँ तो जी। यानी कि कहीं ना कहीं लगन भाव को कमजोर बना रहे हैं। हम्म, लेकिन लग्नेश का 11वें भाव में बैठना, तो इच्छाएं तो हैं। हाँ। इच्छाएं तो हैं इसके अंदर। अब वो क्या इससे रिलेटेड इच्छाएं हैं? बिल्कुल है, क्योंकि वो सप्तमेश को देख रहा है। लग्नेश किसको देख रहा है? सप्तमेश को देख रहा है। यानी कि लग्नेश की विवाह की इच्छा तो है, क्योंकि हमें पता है कि 11th हाउस किसका होता है? इच्छाओं का, इच्छा पूर्ति का भाव होता है। लगन पे पीड़ा है, लग्नेश पे पीड़ा है क्या? लग्नेश पे तो कोई पीड़ा नहीं है। लग्नेश पे नहीं। लग्नेश स्वस्थ है, तो यानी कि वो इच्छा रख सकता है ना, शादी होगी मेरी। रख सकता है नहीं? बिल्कुल। ठीक है। लग्नेश सेकंड हाउस। हाँ जी, बोलिए। लग्नेश पे 2 शुभ दृष्टि है। शुक्र और लग्नेश चंद्र। पे 2 शुभ दृष्टि हैं। हाँ एक जी, तो सप्तमेश ही देख रहे हैं और एक पंचमेश ही देख रहे हैं। हाँ जी, और ये कहीं ना कहीं इशारा कर रहे हैं हाँ जी मैम। प्रेम विवाह की ओर। जी, क्योंकि 5th लॉर्ड और 7th Seventh। लॉर्ड मिलकर बैठे हैं। हम्म, और उन्हें कौन देख रहा है? लग्नेश। लगन नाम का। और पीड़ा दिख नहीं रही। क्या शुक्र पे कोई पीड़ा 5th लॉर्ड पे? नहीं, नहीं कोई मैम। पीड़ा है क्या? नहीं चलो मैम। पहले सेकंड लॉर्ड की बात कर लेते हैं। सेकंड हाउस पे कोई पीड़ा, कोई परेशानी? नहीं, नहीं, कोई नहीं कोई नहीं देखी। क्या यहाँ पर कोई परेशानी? मैम, है। राहु बैठे हैं। राहु बैठे हैं। यहाँ पर कोई परेशानी? नहीं मैम। शुक्र बहुत अच्छा है ये तो मैम। गुरु बैठे हैं, मित्र राशि में बैठे हैं। और जी, दिग्बली है मैम।
यानी कि सुख, जी, प्रेम, प्रेम वाला भाव में भी प्रेम वाले भाव में भी शुभता है। स्वराशि के बैठे हैं। हाँ जी। हाँ, अब लग्नेश खुद देख रहे हैं तो क्या लग्नेश को ये कहना चाहिए कि हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि ये मैच्योर होंगे, क्योंकि शनि के लिए परिपक्व बोला गया था ना। तो इनका जो प्रेम दिखाने का तरीका होगा ये परिपक्व होगा। लग्नेश रुबाबदार होंगे सप्तमेश से ज्यादा। सप्तमेश चंचल है, क्यों है चंचल है? क्योंकि चंद्रमा है। हाँ जी। ठीक है। अच्छा, क्या यहाँ पे नेटिव को, जातक को बहस करने की आदत होगी? बिल्कुल होगी। बिल्कुल मैम। तर्क वितर्क के साथ। राशि के बुध बैठे हैं तो भी होगी। तर्क वितर्क के साथ मैम मैम। बुध तो तर्क तो बड़ा लॉजिक लगाकर, हाँ जी। लॉजिक लगाकर अपनी बात रखना, हम्म, तो उसको झगड़ा नहीं कहते। जी वही कह रहे थे। उसको झगड़ा नहीं कहते ना, जब आप अपनी बात को तर्क के साथ लॉजिक के साथ रखते हैं, सही जी तर्क मैम। के साथ। जी ठीक है। क्या सप्तम भाव पर कोई पीड़ा दिखाई देती है? बिल्कुल नहीं। केवल एक राहु की दृष्टि, हाँ जी मैम, पंचम केवल दृष्टि राहु। केवल राहु की दृष्टि दिखाई देती है। कभी कभी भ्रमित स्थिति दिखाई देगी, है ना। और कोई 8th हाउस पे कोई पीड़ा? 8th हाउस तो गुरु की पंचम दृष्टि है उस पे तो। गुरु की पंचम दृष्टि है तो शुभता हो गई, और मित्र राशि पे दृष्टि है। यहाँ पे जरूर केतु है तो आध्यात्मिक होंगे। अच्छा, यहाँ पे कोई पीड़ा? गुरु की दृष्टि है। दृष्टि है। बस शनि और केतु के बीच में ये भाव कर्तरी में है। जी। इसको हमें समझना चाहिए। क्या एक और चीज हमें समझनी चाहिए, क्या केतु पाप कर्तरी प्रोड्यूस करता है? मैम केतु को आध्यात्मिक बोला जाता है, तो आई थिंक उतना नहीं करता होगा। अगर राहु नहीं करता, आप ठीक कह रहे हैं, उतना नहीं करता। प्रश्न है ये कि क्या केतु पाप कर्तरी, लेकिन विवाह का तो मतलब ही क्या है कि वो शारीरिक सुख चाहिए, शारीरिक संबंध होने चाहिए। लेकिन ये क्या करता है, थोड़ा अलगाव दे देता है। तो जब धर्म की बात आती होगी, धार्मिक संबंधों की बात आएगी, तब हो जाएगा। ठीक है। चलिए, क्या 12वें भाव पे कोई परेशानी दिखाई देती है? मंगल और सूर्य की दृष्टि में। मंगल और सूर्य की दृष्टि दिखाई देती है। बुध की भी। बुध की भी दृष्टि दिखाई देती है। और कोई? और मैम जैसे आपने पहले एक बारी समझाया था कि शनि जब तीसरे तक जाता है तो बीच वाले भाव को पीड़ित करता हुआ बिल्कुल जाता करता है। है। शनि जब ऐसे देखता है तो इसको कर्तरी में कर देता है। हाँ, तो हाँ जी। हाँ वो कहीं ना कहीं तो है तो पीड़ित। कहीं ना कहीं इस पे ये थोड़ा सा यहाँ पर, क्योंकि सूर्य भी अलगाववादी है, मंगल ऊर्जा दे रहे हैं, लेकिन मैम इसको हम पीड़ित ना कह करके कह दें एक्सेसिव ऊर्जा। गुरु की दृष्टि भी आ रही है। तो मैम हाँ, जो आप सया सुख बोल रहे थे, तो मंगल वहां पे सया सुख में ज्यादा ऊर्जा मतलब है, इस तरीके की हम बात बोल सकते हैं। बिल्कुल कह सकते हैं, जो आपने कहा बिल्कुल कह सकते हैं। लेकिन मैम गुरु की दृष्टि होगी। आने से, और गुरु हाँ, की स्वराशि पर दृष्टि है, स्वराशि। तो इतना खराब स्थिति नहीं है। हाँ जी। है ना। हाँ जी। सेम चीजों को जो हम D1 में देख रहे हैं, D9 में भी देखना चाहिए। ये फाइल आपके साथ शेयर की जाएगी। ठीक है, ये फाइल आपके साथ शेयर की जाएगी।